Assalamualaikum. This is your host Laiba Khan, head of the Soundbite Foundation, and welcome to our very first program, Safre Zindagi. As you all know, के first program हमारा बहुत अच्छा गया था and we have continued doing this journey. तो आज भी हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे सफर जिंदगी को और लोगों से पूछेंगे जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर थे उनसे पूछेंगे कि उनका सफर जिंदगी किस तरह से गुजर रहा है। तो सबसे पहले तो आज का हमारा जैसे कि टॉपिक है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ आजकल का बड़ा ही सीरियस इशू है और हर किसी को इस इलनेस से गुजरना पड़ता है। तो आज हम इस बारे में भी बात करेंगे और हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर असद महमूद साहब और वो होमियो कंसल्टेंट भी हैं और जो है वो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशनल ट्रेनर हैं। तो प्लीज वेलकम आवर वेरी फर्स्ट गेस्ट डॉक्टर असद महमूद। अस्सलाम बहुत वालेकुम सर। शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बहुत शुक्रिया लाइबा, आपका बहुत शुक्रिया। वारिस शाह फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में थैंक रखे और आपके जो मकासद है आमीन। नेक मकासद में आप सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए। कैसे मिजाज बहुत हैं शुक्रिया। आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बा कमाल पुरजोश और अल्लाह पाक से अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ। बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रही। सर जैसे आपको पता है हमारे प्रोग्राम का नाम है सबसे जिंदगी। तो इस चीज से हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज तक की आपकी जो जिंदगी आपका जो सफर गुजरा है वो कितना अच्छा रहा और आप थोड़ा सा हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल लाइबा, जिंदगी का सफर या सफरे जिंदगी ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि स्टार्ट में जिस माशरे में आंख खोली और मैं समझता हूँ ये सफर जो है ये माइनस से शुरू हुआ। माइनस से शुरू होता होता अब कहीं जाके मैं समझता हूँ मेरे मुताबिक अब तकरीबन जीरो पे आ खड़ा हुआ है। जिस माशरे में आंख खोली गुर्बत ज्यादा थी, गुर्बत अफलास थी, मायूसियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ख्वाब भी थे। उन ख्वाबों की तकमील के लिए इंसान को कोई ना कोई तगो-दो करनी पड़ती है और मैं समझता हूँ ज़िंदगी मुसलसल एक सीखने का नाम है, जिसके अमल को रोकना नहीं चाहिए और इस अमल में सीखते-सीखते लोगों से सीखा और अपने असातिज़ा से सीखा, वालिदैन से बहुत कुछ सीखा और सीखते-सीखते एक ज़िंदगी के इस सफ़र में मैं समझता हूँ अब अपने आप को मैं बड़ा सैटिस्फाइड समझ रहा हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने एक ज़िंदगी को नए ज़ाविये से दिखाने का मौका दिया और ये ज़िंदगी का सफ़र जो है बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया कि माइनस से शुरू हुआ और चलते-चलते अब जाके कहीं पे ज़ीरो पे मैं समझ रहा हूँ कि ज़ीरो पे पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह ये ज़िंदगी का सफ़र आगे चलता रहेगा और इंसान के कुछ ख्वाब होते हैं। बचपन में ऐसे हमारे भी ख्वाब थे। इन ख्वाबों को तकमील के लिए हमने स्टार्ट लिया। लेकिन जैसे स्टार्ट लिया गुर्बत ज़्यादा थी उस उन ख्वाबों को अचीव करने के लिए ना वो वसाइल थे, ना वो हालात थे। तो क्विट करना पड़ा। क्विट तो हम नहीं कह सकते लेकिन तगो-दो करनी पड़ी। फिर 15 साल ज़िंदगी के एक गवर्नमेंट जॉब की और गवर्नमेंट जॉब में बड़ा कुछ सीखा लेकिन उस जॉब में मुसलसल हम लर्न करते रहे, सीखते रहे। उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। रियली मैं अपनी ज़िंदगी में एक डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन उस वक़्त ना हो सका। लेकिन वो जो डॉक्टर बनने का ख्वाब था, वो माइंड में फिक्स कर लिया था कि मैं ज़िंदगी में आया हूँ तो मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, उन ख्वाबों को मैंने पूरा करना है। तो मैंने उन ख्वाबों में से बहुत से ख्वाब थे लेकिन एक ख्वाब जो था वो डॉक्टर बनना था। उस ख्वाब को मैंने ज़िंदा रखा और जो सर्विस के दौरान मैंने अपनी तालीम भी जारी रखी और तालीम के साथ-साथ अपने ख्वाब को भी मैं पानी देता रहा और करते-करते वो ख्वाब मेरा मैं समझता हूँ एक नई ज़िंदगी के सफ़र आगाज़ कर चुका हूँ एक डॉक्टर की हैसियत से और एक मोटिवेशनल की हैसियत से आपके सामने बैठा हूँ। तो मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने अपने ख्वाब को ज़िंदा रखा और अपनी महरूमियों को और जो अफ़लास और गुर्बत थी, उसको मैंने अपने सामने नहीं आने दिया और अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जी लाइबा। थैंक यू सो मच सर। सर पहला सवाल जो मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि इतनी सारी एमबीबीएस में फील्ड्स होती हैं तो व्हाई ओनली होम्योपैथिक? आप होम्योपैथिक की तरफ क्यों गए? अच्छा लाइबा, जिस तरह मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि जी मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुख्तलिफ मोड़ ज़िंदगी में आते रहे।
फिर एक गवर्नमेंट सर्विस जो है उसको भी ज्वाइन करना पड़ा, मगर कहीं ना कहीं लगा कि शायद हालात ऐसे हैं, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ड्यूरिंग सर्विस जो है ख्वाब जो थे मेरे, उनमें से एक ख्वाब, जैसे मैंने पहले बताया, डॉक्टर बनना चाहता था। तो मैंने सर्विस के दौरान ही ये डॉक्टर की डिग्री मैंने ले ली थी, लेकिन उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहा था। मैं मेरे कुछ खदशात थे, कंफर्ट जोन में था, शायद जॉब अगर ना की तो फिर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे मैं दो चीजें जो है वो मेंशन करना चाहूंगा कि मेरा एक जुमला है जो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब का आज से 5 साल पहले सुना था। कासिम अली शाह साहब के दो जुमले, जिन्होंने, एक जुमला ऐसा था जो मुझे मोटिवेशनल स्पीकर है जो मैं हूं, मुझे इस फील्ड में लेकर आया, और दूसरा मुझे मेरी प्रैक्टिकल क्लिनिकल जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो मेरा प्रैक्टिस है, जिसमें होम्योपैथ की बात कर रहा हूं, तो उस फील्ड में लेके आने वाले सिर्फ दो जुमले थे। पहला जुमला जो था वो ये था जो मुझे इस फील्ड में लेकर आया। मैं अपने बात का आगाज करना चाहूंगा कि जब मैं 5 साल पहले शाह साहब से मिला, कासिम अली शाह साहब से, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और तकरीबन ये मुलाकात 45 मिनट की थी। 45 मिनट्स की मुलाकात के बाद जब मैंने शाह साहब से एक अर्ज की कि सर मुझे एक नुस्खा दे दीजिएगा, मुझे एक टास्क दे दिए, तो आप क्योंकि मेरे रोल मॉडल हैं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ एक पुड़िया दे दें जो जिंदगी में मैं उसे अप्लाई करूं और मैं जिंदगी में कामयाब हो जाऊं। तो शाह साहब ने, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ 45 मिनट गुजारे, तो उन 45 मिनट्स में शाह साहब ने ये भांप लिया था, और जो जुमला उन्होंने मुझे लास्ट में गिफ्ट किया था, तो शाह साहब ने कहा था कि देखो असद, आपकी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग है, अल्लाह ने आपको, आपकी बात में तासीर दी है, आप बात पहुंचाना जानते हैं और बात को समझना जल्दी जानते हैं, तो क्यों ना आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना शुरू कर दो। और उसके लिए सबसे अच्छा मीडियम जो है वो ट्रेनिंग की फील्ड है, और मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे उसमें है, फील्ड्स में आ चुके हैं, तो आप भी बन सकते हैं। अपनी इस स्किल को सिर्फ पॉलिश करो। तो जब मैंने ये जुमला सुना, तो फिर शाह साहब की बात याद आई, फिर मैं बाहर निकला। मैं बचपन से ही लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताया करता था, अपना विजडम, अपना नॉलेज और अपना मुतालिया जो था उसके साथ शेयर किया करता था। तो फिर मुझे पता चला कि मुझे इस ट्रेनिंग की फील्ड में आना चाहिए, तो ट्रेनिंग की फील्ड में आया। फिर अभी आपने अगर बात की कि इस होम्योपैथिक की फील्ड में एज ए डॉक्टर आप क्यों आए, तो वो भी शाह साहब की मरहूनी मिन्नत है। शाह साहब का एक जुमला मुझे इतना पसंद आया था, वो जुमला मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं कि स्कोप डिग्री में नहीं, स्कोप बंदे में होता है। तो फिर मैं इस फील्ड में जब आया, मैं प्रैक्टिस की फील्ड में आया, तो मुझे पता चला कि मैंने इस एक साल में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली, इतना ज्यादा मैं सेटिस्फाई हो गया, शायद मैं जॉब करते हुए 60 साल भी उस स्टेज पे ना पहुंच सकता। तो फिर मुझे पता चला कि ये जो स्कोप है, ये तो इंसान के अपने अंदर होता है। जितना अपनी एबिलिटीज को पॉलिश करोगे तो इस फील्ड में आओगे। और दूसरी बात, ये तो मेरी थी इस फील्ड में आने की वजह। और दूसरी एक सबसे बड़ी जो है खुशाइन बात ये है कि मेरी जो फील्ड है, ट्रेनिंग की फील्ड, ये एज ए मोटिवेशनल स्पीकर और होम्योपैथी, इन सब का एक चोली दामन का साथ है। और वजह ये है कि होम्योपैथी में पेशेंट की काउंसलिंग करनी पड़ती है, उसका माइंड सेट पढ़ना पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं समझाना भी पड़ता है, और इन दी एंड जाके मेडिसिन देनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ मोटिवेशनल स्पीकिंग, ये जो हमारी फील्ड है, और होम्योपैथी, ये जो तरीका इलाज है, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। और मुझे इस दोनों फील्ड्स में लेने वाले, जी लाइबा। जी सर, थैंक यू सर। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक, होम्योपैथिक एक अलग है बिल्कुल और एक एलोपैथिक बिल्कुल अलग है, इवन मेडिसिन में भी फ़र्क है। तो आप थोड़ा डिफरेंस बताएँगे कि क्या डिफरेंस है होम्यो और एलोपैथिक में? जी बिल्कुल लाइबा, होम्योपैथिक और एलोपैथिक तरीका इलाज में बड़ा डिफरेंस है। यूं समझ लें कि दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं, लेकिन खुशाइन बात यह है कि जी, एलोपैथिक अपना एक तरीका इलाज है, साइंटिफिक तरीका इलाज है, और बड़ा जबरदस्त तरीका इलाज है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन होम्योपैथिक तरीका इलाज की अपनी एक अफादियत है। लेकिन दोनों को एक ही तराजू में, एक ही पलड़े में नहीं तोला जा सकता। दोनों अपनी अपनी एक बुनियादी हैसियत रखते हैं। मैं अगर
एलोपैथिक तरीके इलाज की बात करूं तो मैं एक छोटा सा बुनियादी नुक्ता समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू जो मेथड ऑफ जो है ना ट्रीटमेंट है। उसमें पहला तो ये है कि जो एलोपैथी है, एलोपैथी मरीज के बजाय एलोपैथिक में मर्ज का इलाज किया जाता है। लेकिन अगर हम होम्योपैथिक तरीके इलाज की बात करें तो उसमें मर्ज के बजाय मरीज का इलाज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, क्योंकि जो एलोपैथिक तरीका इलाज है उसमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात यही हो सकती है कि उसमें एक की मर्ज से मुतासरा तमाम लोगों को एक ही मेडिसिन दी जाती है। लेकिन होम्योपैथिक तरीका इलाज में हर मर्ज की अलग मेडिसिन होती है, हर मरीज की अलग मेडिसिन होती है। हर मरीज का जो टेम्परमेंट होता है, जैसे हम कहते हैं मिजाज, मिजाज को देख के मेडिसिन दी जाती है। फिर उसके बाद उसकी जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं उसको देख के मेडिसिन दी जाती है। फिर उसके साथ साथ इन दी एंड जो उसके फिजिकल सिम्टम्स होते हैं उसको देख के मेडिसिन दी जाती है। फिर जो एक खास बात होती है आखिर में, वो होती है मोडेलिटीज। मर्ज की शिद्दत को देखना पड़ता है कि किस वक्त मर्ज की शिद्दत में इजाफा होता है और किस वक्त कमी होती है। तो होम्योपैथिक में इन चार चीजों को देखने के बाद जाके मेडिसिन एडवाइस की जाती है। ऐसा नहीं होता कि हर मर्ज पे एक ही दवाई को जो है यूज किया जाए और उसके रिजल्ट्स ही ऐसे हों। तो होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता। और एलोपैथी में ये होता है कि उसमें ये कंसिडर किया जाता है कि जो इस बीमारी की वजह जो है वो खुलियात में जो गड़बड़ होती है, इंटरनल या एक्सटर्नल, वो खुलियात में गड़बड़ होने की वजह से जिस्मानी बिगाड़ होते हैं। लेकिन अगर हम होम्योपैथिक तरीका इलाज की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें ऐसा होता है कि जो इंसानी जिस्म में अल्लाह पाक ने एक वाइटल फोर्स रखी होती है, उसमें कहीं अगर बिगाड़ आ जाए, उसमें अगर खराबी पैदा हो जाए, तो उसकी वजह से बीमारी का पैदा होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद होम्योपैथी एक बिल्कुल सस्ता तरीका इलाज है, और इसमें जो इसके रिजल्ट्स हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो ये एक बुनियादी फर्क है होम्योपैथी का और एलोपैथी का। जी, थैंक यू सर। आज के टॉपिक के हवाले से अब मैं सवाल करूंगी कि आपके क्या आप सोचते हैं मेंटल इलनेस के बारे में? आजकल के हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में क्या सोचा जाता है? आपको पता ही है कि मेंटल इलनेस को इतना ज़्यादा हमारे यहाँ समझते नहीं है लोग, और ख़ास तौर पे लोअर क्लास लोग। वो कहते हैं कि मेंटल इलनेस कुछ नहीं होता। तो आप इस बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल लाइबा, बड़ा अच्छा, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बड़ा इस सदी का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आप यूं समझ लीजिए कि जो जिस्मानी बीमारियां होती हैं, जैसे सर दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, या इस तरह कुछ बीमारी जो जिस्मानी बीमारी, इनका ताल्लुक जिस्म के फिजिकल उससे होता है, पार्ट से होता है, तो वो तो इंसान को नजर आ जाती हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जहनी बीमारियां किसी को नजर नहीं आती। लेकिन जो बंदा सफर कर रहा होता है वो इस अजियत से गुजर रहा होता है। लेकिन हमारे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो इस चीज को समझ ही नहीं पाते। वो समझते हैं कि शायद ये कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि इसकी अलामात सामने किसी की नजर नहीं आती, तो इसलिए उसको बीमारी नहीं समझते। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब एक पेशेंट जो सफर कर रहा होता है, उससे घर में या अपने इर्द गिर्द लोग उसे समझ नहीं पा रहे होते। वो किसी को सुनाना चाहता है, किसी को बताना चाहता है, लेकिन वो किसी को समझा या बता नहीं पा रहा होता। तो वो एक आम डॉक्टर के पास चला जाता है, तो उससे बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसकी वजह से वो मेडिसिन लेना शुरू कर देता है। लेकिन मेडिसिन लेते लेते वो सही सरवाइव नहीं हो रहा होता है, उसे सही अफाका नहीं आ रहा होता। तो वो मजीद जो है इस दलदल में धंसता जा रहा होता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि मुझे जो है मेंटल हेल्थ का इशू है, मेंटल इलनेस है। तो उसके लिए प्रॉपर एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। तो वो इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते। तो हमारा सबसे, क्योंकि इस सदी का मैं समझता हूँ आने वाली जो आगे दौर है 2-4 सालों में, इस सदी का सबसे बड़ी बीमारी वो मेंटल इलनेस है, सबसे बड़ी बीमारी जो है। तो मेंटल इलनेस को समझने के लिए एक एक प्रॉपर एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने देना चाहूंगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और एक सवाल सबका तकरीबन कॉमन होता है। वो सवाल ये कॉमन होता है कि डॉक्टर साहब, हमने बड़े डॉक्टर्स को चेक करवाया लेकिन अफाका नहीं हुआ। हम रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर तक गए, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गए,
ये बड़े बड़े शॉपर हैं मेडिसिन से भरे हुए, ये टेबल पे रख देते हैं। डॉक्टर साहब अफाका नहीं हुआ, क्या किया जाए? लाइबा आप यकीन करें, जब मैं उनकी केस टेकिंग करता हूँ, जब मुझे पता चलता है कि मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स और उनकी जो टेम्परमेंट, जैसे मैंने मिजाज की बात की, तो मुझे पता चलता है कि इनको मेडिसिन की नहीं, इनको कंधे की जरूरत है, इनको तकिए या कुशन की जरूरत है, इनको सुनने की जरूरत है, इनको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो इतना बड़ा खला है हमारे मुआशरे में कि मेंटल इलनेस को बीमारी समझा ही नहीं जाता। हम उसको, हर बिल्कुल। बीमार बंदे को हम मेडिसिन के साथ जोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि शायद डॉक्टर के पास चला जाए। मैंने अक्सर देखे हैं, जो मेरे पास बाबे आते हैं या बुजुर्ग औरतें आती हैं, तो वो घर से शायद इसलिए पैसे लेके आ जाती हैं कि हमें डॉक्टर सुनेगा कि मैं महसूस कैसा करती हूँ, मैं खाती कैसी हूँ, मैं सोती कैसी हूँ, मेरा रवैया कैसा है, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है कम आता है, मैं अकेला बैठना पसंद करती हूँ या महफिल में बैठना पसंद करती हूँ, मुझे रोना ज्यादा आता है कम आता है। लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर सारे उसके फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, तो उसे वो मौका ही नहीं मिलता। तो वो सारी मेडिसिन लेके घर जी। जाके फेंक देते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब अफाका नहीं हुआ। वजह क्या होती है कि वो डॉक्टर से कुछ और चाह रहे होते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि शायद हमें आधा घंटा 15 मिनट्स मिल जाए, हम डॉक्टरों को अपनी सारी मेंटल इलनेस के बारे में बताएं। लेकिन यकीन करें, हमारे मुआशरे में कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी वजह से वो बिगाड़ इतना ज्यादा लंबा हो जाता है कि बीमारी की रिकवरी के लिए भी बहुत बड़ा टाइम लगता है। जी बिल्कुल। जी लाइबा। सर एक और क्वेश्चन मेरे जहन में अभी आया कि जैसे मेंटल इलनेस की जब बात करते हैं तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। तो जी जी। आप क्या बताना चाहेंगे कि साइकेट्रिस्ट ज़्यादा यूजफुल है या साइकोलॉजिस्ट? अच्छा लाइबा, इसमें तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कि मैं आपको बताता चलूं, सबसे जी। पहले तो इसके देखने पड़ेंगे, मेंटल इलनेस में तीन बीमारियां हैं। एक तो जो मेजर इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं हमारे उसमें माशरे में, और स्पेशली अभी जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, इस कोरोना के लॉकडाउन में स्पेशली बहुत सारे पेशेंट जो है ना सफर कर रहे हैं मेंटल इलनेस। इसमें अगर हम तीन मेजर डिजीज देखें तो वो है, एक है डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस। ये तीन ऐसी बीमारियां हैं जो तकरीबन हर 5 में से एक बंदा जो है ना इन बीमारियों से सफर कर रहा है। लेकिन आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया कि भाई साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, इन दोनों में डिफरेंस है। वो इसलिए है कि डिप्रेशन किसी को हो सकता है, मुझे हो सकता है, आपको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन अभी इसमें भी दो टाइप्स हैं। एक टाइप जो है वो होती है, उसकी वजह बनती है, वो बायोलॉजिकल कॉज होते हैं। और दूसरी जो होती है वो जी। साइकोलॉजिकल कॉज होते हैं। मतलब बायोलॉजिकल कॉज आपका कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी आपके माइंड में, जैसे हमारे तीन किस्म के केमिकल होते हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन और नॉन एफेड्रिन जो होते हैं। ये तीनों केमिकल में कुछ भी अगर बिगाड़ पैदा हो जाए तो इसका ताल्लुक आपके बायोलॉजिकल कॉज के साथ है, और इसके लिए आपको मेडिकेशन भी लेनी चाहिए। यू शुड गो टू द साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट के पास जानना जानना चाहिए, जिसका ताल्लुक आपके बायोलॉजिकल कॉज के साथ हो, जिसमें ये तीनों जो हमारे केमिकल्स हैं, अगर ये इनमें खराबी आ जाए, एबनॉर्मेलिटीज आ जाए, तो इसके लिए हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज हैं, जॉब कर रहे हैं तो जॉब इश्यूज हैं, अगर आप सोसाइटी में कोई अच्छा काम कर रहे हैं, किसी का एक नेगेटिव कमेंट, रिजेक्शन आ गई है, आपने स्ट्रेस ले लिया है, डिप्रेशन में चले गए, आप एंजाइटी फील कर रहे हैं ज्यादा, तो वो जो है रिजेक्शन भी आपको जो है स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती है। तो इस चीज का ताल्लुक साइकोलॉजिकल जो है इश्यूज के साथ है, कॉज के साथ है। उसके लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक ट्रेनर, एक आपकी गली का बाबा, एक दोस्त जो आपको समझता हो, वो भी आपकी काउंसलिंग कर सकता है। उसके साथ साथ साइकोलॉजिकली तौर पे आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो कुछ चंद सेशन करेंगे, आपके आपके साथ बातचीत करेंगे, आपकी सारी चीजें डिस्कस करने के साथ साथ आपको जो है काउंसलिंग के जरिए ठीक कर सकते हैं। तो ये दो बड़े थोड़े से मेजर प्रॉब्लम है जो हमारे लोगों को, हमारी जो यूथ है या हमारी आवाम है, उसको समझना चाहिए कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फर्क होता है। जी लाइबा। सॉरी, थोड़ा नेट इशू हो गया था सर। सर एक
क्वेश्चन आया है, हाउ मेंटल, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, अब अभी आ रही, थोड़ी सी इंटरप्शन हो रही है। जी सर, मैं ये पूछ रही हूँ, एक सवाल आया गाजिया अब्दुल्ला की तरफ से, हाउ मेंटल इलनेस ऑफ अ चाइल्ड और अ टीनेजर कैन बी क्योर्ड। रिपीट करिएगा दोबारा सा। हाउ मेंटल इलनेस ऑफ अ चाइल्ड और अ टीनेजर कैन बी क्योर्ड। किसी बच्चे या ठीक टीनेजर ठीक के ठीक ठीक। डिप्रेशन। अच्छा, जी टीन एजर की जो मेंटल इलनेस है वो तो ये है ना, सबसे पहले कि मैं खुद एक बाप भी हूँ, भाई भी हूँ और बेटा भी हूँ। ठीक है। ये स्पेशली क्वेश्चन जो है ना, स्पेशली वालिदैन के लिए, मैं समझता हूँ ये वालिदैन के लिए जो वालिदैन अपने बच्चों के दोस्त होते हैं, उनके बच्चों को, उनकी जो टीन एजर हैं, उनको कभी भी मेंटल इलनेस का शिकार कभी नहीं होते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे पास बच्चे भी आते हैं। ठीक है। वालिदैन आते हैं, जी वालिदैन बच्चों को लेके आते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, बदतमीज हो गया, उसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, तो उन पे बात करते हैं। तो मैं ठक से उनको जवाब देता हूँ कि बच्चे की उम्र कितनी है। तो जब वो कहते हैं कि बच्चे की उम्र 4 साल है या 5 साल है, तो मेरा जवाब यही होता है कि अगर बच्चे की उम्र 7 साल से कम है, तो हम बच्चे से ज्यादा उनके वालिदैन का इलाज करते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला ये है कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो एक कम्युनिकेशन गैप है, ये सबसे बड़ी वजह है बच्चों के और टीन एजर के स्पेशली इनमें जो मेंटल इलनेस के इश्यूज आ रहे हैं, वो यही है कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है। सोशल गैप भी कह सकते हैं आप इसको, और आप इसको कम्युनिकेशन गैप भी कह सकते हैं। बच्चे अपने वालिदैन के साथ वो चीजें, वो बातें, वो इश्यूज डिस्कस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अब मैं मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं लाइबा कि जी एक अच्छे बाप की निशानी क्या होती है। अब जरा ये मेंटल जो आपने इलनेस बताई है स्पेशल टीन एजर के लिए, तो मैं इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे सवाल को जोड़ना चाहूंगा। तो मेरा हमेशा यही जवाब होता है, मैं खुद क्लिनिक में होता हूँ, बाहर आउटडोर भी हमारी जो है एक्टिविटीज चलती रहती हैं, लेकिन जैसे मैं घर में आता हूँ, तो यही घर में आने वाले जो मेरे दोस्त जो काम है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि मुझसे मुझसे कोई ये पूछे कि बेहतरीन बाप की निशानियां क्या है, तो उन्हें मैं सिंपली ये बताता हूँ कि देखें, अगर आप घर की दहलीज पे दाखिल हुए और आपके दाखिल होने के बाद आपके घर वालों के चेहरे पे खुशी आ गई है, यू आर अ बेस्ट पापा। और दूसरी बात ये, सर। जब आप घर आए हैं, तो आपके घर आने के बाद अगर आपकी औलाद, आपके बच्चे वीडियो गेम से खेल रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, पबजी देख रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, या कोई अच्छे कार्टून देख रहे हैं, सबको छोड़ छाड़ के अगर आपकी तरफ भाग गए हैं, तो यकीन माने यू आर अ बेस्ट पापा। कभी भी बच्चों को एग्जैक्टली। मेंटल इलनेस नहीं होगी। जी लाइबा। जी सर, ये तो है कि कभी पेरेंट्स भी टाइम नहीं दे पाते अपने बच्चों को, तो उस वजह से भी बच्चे बड़े डिस्टर्ब होते हैं कि मतलब पापा तो टाइम ही नहीं देते, मम्मा तो टाइम ही नहीं देती, और जब वो ही वर्किंग पेरेंट्स हों तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ही ऐसे केसेस सामने आते हैं कि पेरेंट, दोनों ही पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। तो सर एक और क्वेश्चन जैसे एक आया है कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन मेंटल इलनेस क्योर कर सकते हैं? जैसे हम एलोपैथिक में तो देखते हैं कि एंटी सेडेटिव्स दे देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, तो क्या होम्योपैथिक में भी ऐसी मेडिसिन हैं जो मतलब क्योर करती हैं मेंटल इलनेस को, हेल्प करती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल लाइबा, बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैं खुद अपने पेशेंट्स पे जो है पहले तो साइकोथेरेपी करता हूँ, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ मेडिसिन जो है पेशेंट को देना पड़ती है, क्योंकि पेशेंट आपके पास आता है कुछ लेके जाने के लिए। जितने तक आप उसे कुछ नहीं देंगे, ओरली नहीं देंगे, तो उतने तक जो है ना क्योर भी नहीं होगा, मेंटली सेटिस्फाइड भी नहीं होगा। बिल्कुल ये रिसर्च बताती है, और पूरी दुनिया की रिसर्च है इसमें, स्पेशली इंडिया की बहुत अच्छी रिसर्च है, श्रीलंका की, जर्मन की बहुत अच्छी रिसर्च है। पाकिस्तान में खैर उस लेवल पे काम नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत ही अच्छा काम हो रहा है होम्योपैथिक पे। मैं आपको बताता चलूं कि डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए होम्योपैथिक तरीका इलाज में बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद है। जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक में दुनिया ने रिसर्च की है कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है
स्पेशली कोरोना में बहुत ज्यादा इफेक्टिव इनका यूज हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और इसे प्रिवेंशन के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया है। मैं सिर्फ यहाँ पे 3 से 4 मेडिसिन का नाम लूंगा जो बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रही हैं, बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर रही हैं। एक तो उसमें है एकोनाइट। एकोनाइट फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एक पेशेंट को फियर होता है जहां भी जाता है तो वो बड़ा रिजर्व रहता है, तो उसके लिए एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली उसको खौफ होता है और खौफ के साथ साथ फियर स्ट्रेस होता है और उसके साथ साथ उसको सुसाइड करने का दिल करता है, सुसाइड थॉट्स जो है वो आते हैं, तो उसके लिए एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद आर्सेनिकम एल्बम। अब ये जो आर्सेनिक एल्बम की मैं बात कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट्स स्पेशली कोरोना में देखा गया है, बहुत अच्छी इफेक्टिव जो है मेडिसिन है कोरोना में, और इसके साथ साथ स्पेशली स्ट्रेस में, डिप्रेशन में और एंजाइटी में बहुत अच्छा अहम किरदार अदा करती है। अगर आप कभी आपको टाइम मिले तो यूट्यूब में आप देखिएगा होम्योपैथिक में कोरोना वायरस की मेडिसिन देखें तो पूरी दुनिया में आर्सेनिक एल्बम को ज्यादा सर्च किया गया है। वजह क्या है कि इसने बहुत अहम रोल प्ले किया है कोरोना वायरस में, आर्सेनिक एल्बम ने। और तीसरी जो मेडिसिन है वो है एग्नीशिया। आप यकीन माने एग्नीशिया ऐसी मेडिसिन है, इसको स्पेशली उसमें दिया जाता है जब पेशेंट गम से निडाल हो, कोई अपना उससे जुदा हो गया हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, बिल्कुल तन्हाई में रहना पसंद करे, बिल्कुल खौफ की कैफियत में मुब्तला हो, तो उसमें एग्नीशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। और एग्नीशिया की पोटेंसी या स्ट्रेंथ अगर थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो एक पेशेंट अगर बिल्कुल उदास बैठा हो तो वो भी हंसना शुरू कर देगा। इतनी जबरदस्त रिजल्ट्स हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज। सर लेकिन इन सब चीजों के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते हैं ना, तो ये बगैर नहीं प्रिस्क्रिप्शन के तो नहीं रह सकते। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया। एक बात आपको बताता चलूं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में होम्योपैथिक की कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर सही अच्छा डॉक्टर हो। अलामात जो जाहिर होती है, मैंने आपको पहले बताया कि हम जो है मरीज का इलाज करते हैं, मर्ज का इलाज नहीं करते। मरीज जिस तरह बताता है अलामात, अपनी सिम्टम्स बताता है कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे ये कैफियत है, मेरी जिस्मानी प्रॉब्लम्स ये हैं, मेरी जहनी प्रॉब्लम्स ये हैं, और बीमारी किस टाइम बढ़ती है किस टाइम कम होती है, तो उसको सामने रखते हुए, एक एक अलामत को सामने रखते हुए मेडिसिन एडवाइस की जाती है, तब जाके हम मेडिसिन एडवाइस करते हैं। लेकिन होम्योपैथी का कोई ऐसा साइड इफेक्ट होता नहीं है। आप यकीन माने, मैं प्रैक्टिस करता हूँ घर जाके बड़े सुकून से, इस नियत से सोता हूँ कि मुझे कल सुबह कोई कॉल नहीं है कि डॉक्टर साहब आपने जो मेडिसिन दी थी उसका रिएक्शन हो गया है। तो ये एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है हमारी मेडिसिन का। रात सोते वक्त आप सुकून से सोते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सही सही सर, अभी जैसे कोरोना का टॉपिक छिड़ गया है, तो मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगी कि आजकल लोग, जैसे हमारे, आपको पता है कि सोसाइटी में अभी भी यही आता है सुनने को कि कोरोना नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ, के लोगों ने उड़ाई भी है। तो आप इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे कि ये चीज, इस चीज के बारे में, या आपने कभी फेस किया हो कोरोना ऐसा की कभी? वैसे लाइबा मैंने आज तक इस पे कमेंट तो कोई नहीं किया, लेकिन आपने इस शो में मुझे पकड़ लिया, ट्रैप कर दिया, तो मुझे जो है अभी अपने कमेंट जो है देना पड़ेगा। इसमें मेरी राय यही है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए, मैं खुद भी इस पे अमल ही करता हूँ, कि टेलीविजन कम से कम देखना चाहिए, ठीक है, और इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। और बहुत से लोग अभी तक इसको जो है वो समझते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये है ही नहीं। लेकिन सही। मैं यकीन माने, मैं पिछले कुछ दिनों से अ, ह- एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, हर बंदे के लिए जो जिस भी शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखता है, अगर पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कुछ भी समझ बूझ रखता है, हमारे लिए WHO, हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारे लिए हमारी SOPs, इससे कहीं बढ़कर हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अब आप सही बुखारी में एक हदीस उठा के देख लिए तो आपको पता चलेगा कि वबा के बारे में क्या अहकामात है। वबा के बारे में सिंपली अहकामात जी। है कि अगर वहां पे किसी इलाके में वबा हो तो आपको वहां पे, यू शुड नॉट गो देयर, वहां पे नहीं जाना चाहिए। अगर वहां पे आप हैं तो आपको वहां से निकलना नहीं चाहिए। अगर तो जी। 1% भी हकीकत है, जो कि हकीकत है, अगर हकीकत है, तो पढ़े लिखे बंदों के लिए मेरी सिर्फ यही सजेशन है कि हमारे लिए हदीस और सुन्नत सबसे बड़ा नमूना है। एक बात, और दूसरी बात, मैंने रिसेंटली एक ड्रामा देखा,
जिसका नाम है अर्तुगरुल गाजी, जो इस वक्त पूरे दुनिया में स्पेशली पाकिस्तान में वायरल हो चुका है काफी। मैंने उसकी कुछ पूरा एक सीजन देखा। एक सीजन देखने के बाद इतना वायरल ड्रामा हुआ, हमें कुछ उन बातों पे, उस ड्रामे में अच्छी चीजों को अडॉप्ट भी करना चाहिए। अगर उसकी 11वीं और 12वीं एपिसोड आप देख लें, तो उस दौर में सन 1200 में, उस दौर में भी वबा फैलाई गई थी सलेबियों की तरफ से। जब वहां पे उस काई कबीले में वबा फैलाई गई, तो वहां पे भी उन्होंने उस सुन्नत और हदीस को सामने रखा, उन लोगों को आइसोलेट कर दिया, और वहां पे जो, क्योंकि मास्क वगैरह नहीं हुआ करते थे, उन दुपट्टों से अपने मुंह को ढांपा ताकि वबा जो है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी की, एक दूसरे से दूर भी रहे, और उनको थोड़ा सा आइसोलेट कर दिया, और कबीला वहां से माइग्रेट करके वहां से मुंतकिल हो गया। तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें हमें किसी को फॉलो करना या ना करना, लेकिन हमारा दीन जो है, हमारा मजहब हमारे लिए पूरा ज़ाब्ता हयात है, हमें उसको फॉलो करना जी, चाहिए। बिल्कुल। मेरे नजदीक हर बंदा अपने मुताबिक सोचता है, लेकिन मेरी यही राय है कि है, और अगर है तो हमारे लिए जो है एक पूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, तो उस पे अमल जरूर करना चाहिए। जी, ज़रूर। थैंक यू सर, आपने इस पे भी कमेंट किया। ऐसे एक और क्वेश्चन था कि आप 5 एएम क्लब के मेंबर हैं, और आपके मैंने पोस्ट भी देखे हैं कि आप सुबह-सुबह लोगों को एक्सरसाइज, तो ये भी मेंटल इलनेस से मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि सुबह-सुबह तो खुली फ़िज़ा में जाके एक्सरसाइज करना। तो आप मतलब कुछ शेयर करना चाहेंगे उस 5 एएम क्लब के बारे में? जी बिल्कुल लाइबा, मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और कहते हैं स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, या हेल्थ के इश्यूज हैं, बहुत वजन बढ़ गया, डॉक्टर साहब मुझे स्लिमिंग ड्रॉप्स दे दें, मुझे कोई जो वेट रिड्यूस करने के लिए कोई मुझे मेडिसिन दे दें। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि लाख रुपए की मेडिसिन ले लें, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल वही है तो आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कारोबार का इशू है, जिंदगी में मसले मसाइल, रिलेशनशिप इशू है, और आप चाहते हैं कि मैं इस चंगुल से निकल पाऊं, लेकिन अगर आप नहीं निकल रहे हैं, तो उसके लिए मेरा मशवरा यही है, आप यकीन माने सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक सिर्फ 1 घंटा मुझे दे दें, आप यकीन माने, और इस 1 घंटे को आप 66 डेज तक मुतवातर आप इस पे अमल करें, यकीन करें, ना कोई डिप्रेशन रहेगा, ना कोई एंजाइटी रहेगी, ना कोई स्ट्रेस रहेगा, ये मैं गारंटी स्टैंप लगा के देता हूं। कोई भी चीज आपके पास नहीं है। वजह क्या है? अब मैं इसके ऊपर रिसर्च बताता हूँ। रिसेंटली 5 AM क्लब मैंने उसको पढ़ा, बहुत जबरदस्त किताब है, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि जब से मैंने उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब को सुना, पढ़ा, और उनके विजडम से इस्तेफादा किया, और उसके साथ साथ माइंड साइंसेस के बारे में जानने की कोशिश की, तो मुझे ये मालूम हुआ कि 24 घंटों में हमारे दो औकात ऐसे हैं, दो वक्त ऐसे हैं जो बहुत अहमियत के हामिल हैं। अब इन दो औकात में पहला वक्त अलल सुबह, सुबह सवेरे का वक्त, और जो दूसरा वक्त है वो रात सोने का वक्त है। अब माइंड साइंस साइंस कहती है कि सुबह सवेरे पहला घंटा और रात सोने वाला आधा घंटा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि इन दोनों औकात में हमारा जो जहन है, सबकॉन्शियस माइंड है, ये नए नए आइडियाज, नए नए थॉट्स, नए प्रोग्राम्स और नए जो सॉफ्टवेयर्स है, उसके लिए बिल्कुल रेडी कंडीशन में होता है। तो हमें इन दो औकात को सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, और इन दो औकात को अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, एनजाइटी भी नहीं होगी, और डिप्रेशन भी नहीं होगा, और उसके बाद आपकी जिंदगी में सुकून, खुशी, और जो है बहुत सी चीजें जो आप चाहते हैं, उसके साथ साथ सबसे बड़ा फायदा है कि टाइम मैनेजमेंट आप सीख लेते हैं। इसमें आप प्लानिंग भी करते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, सालों का काम महीनों में, महीनों का दिनों में, दिनों का काम आप घंटों में कर सकते हैं। तो इसमें ये फायदा होता है कि दोनों में आप बिल्कुल चार्ज होते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं, और इसमें आपको पता है कि आप अपने ये जो मैं किताब की बात कर रहा हूँ, ये किताब इस वक्त पूरी दुनिया में टेबल ऑफ डिस्कशन है। हर बंदा जी, इसको, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, और 5 AM क्लब में रोबin शर्मा कहता है कि दुनिया के जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं, हिस्ट्री उठा के देख लें, उनका ताल्लुक मगरिब से था, मशरिक से था, गोरे थे, काले थे, कदीम लोग के जमाने के लोग थे, या अभी जदीद दौर के लोग हैं, तो उनमें एक
बुनियादी और खूबी, बड़ी खूबी या मुश्तरका खूबी यही थी, वो अर्ली राइजर थे, सुबह सवेरे उठते थे। तो सुबह सवेरे उठने की ये फायदा होता है कि आपका दिमाग जो है बड़े प्रोडक्टिव तौर पे काम करता है, बड़े बड़े नए नए आइडियाज आते हैं, आप नेचर को करीब से देखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, और स्ट्रेस आपका रिलीज होता है। वो इसलिए रिलीज होता है कि जब आप वो वर्जिश करते हैं तो आपका दिमाग और जिस्म वो बड़ा फ्रेश हो जाता है, और उसके साथ साथ आपके जिस्म में जो दो केमिकल्स होते हैं, स्पेशली डोपामीन और सेरोटोनिन, इनका लेवल इंतहाई बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप बड़े हेल्दी रहते हैं, और स्ट्रेस और डिप्रेशन आपकी जिंदगी से वैसे ही माइनस हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा 5 AM क्लब का जो है फायदा है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। इसमें आप अपने इसको फिर आगे उन्होंने विक्ट्री आवर का नाम दिया है। ये जो 1 घंटा है ये विक्ट्री आवर है। इसको भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी कि उन्होंने बताते हैं कि पहले 20 मिनट्स में 5 से लेकर 5:20 तक आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। सिर्फ 20 मिनट में आपको अपने जिस्म पे काम करना चाहिए, और उसके बाद 5:20 से लेकर 5:40 तक आपको नमाज पढ़नी चाहिए, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए अगर आप गैर मुस्लिम हैं। उसके बाद आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि आप जिंदगी की इसमें आप अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ इसको डिवाइड किया गया है। और इसमें तीसरे हिस्से में भी आप जो है कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियोस अपने ट्रेनर के, अच्छे ट्रेनर की जो आपको पसंद है, या अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, मुतलका जो आपका नॉलेज है, प्रोफेशन से मुतल्लिक नॉलेज है, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 जो है उसमें हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसको नाम दिया गया है 20-20-20 फार्मूला, कि इस 1 घंटे को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। उसका नाम है 20-20 फार्मूला। पहले 20 मिनट्स में एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ जिस्म पे काम करना है। अगले 20 मिनट्स में आपने नमाज पढ़नी है और मेडिटेशन कर सकते हैं। आप पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, सिर्फ 20 मिनट में। पूरे दिन में मैंने करना क्या 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 करना है, क्या क्या नहीं करना, मैंने कहाँ टाइम स्पेंड करना है, किससे मिलना है, कौन सी चीजें मेरी प्रायोरिटीज में आती हैं। और अगले 20 मिनट्स में आपने जस्ट अपने नॉलेज को बढ़ाना है, मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। तो ये वो पूरा विक्ट्री आवर का 20-20-20 फार्मूला है। उसके बाद जो है इसकी खास बात यह है कि हम बहुत ज्यादा गैजेट्स का यूज करते हैं, हम बहुत ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी के साथ अटैच हैं। उसमें वो बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उसमें जो है ना फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, मतलब ये जो हमारी जिंदगी में बेचैनी है, बेतमीनानी है, स्ट्रेस है, ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इससे हमें दूर भागना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा सोर्स वजह बन रही है ये आईटी, ये गैजेट्स, ये डिवाइसेस, इसके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो सुबह का जो पहला घंटा होता है, मैं खुद जाता हूँ, पूरी टीम को लेकर जाता हूँ, मैं कहता हूँ मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी इससे दूर रहें, आप नेचर को करीब से देख सकें। क्योंकि इस मोबाइल ने, स्पेशली इन डिवाइसेस ने, हमारा बिल्कुल सुकून बर्बाद करके रख दिया, बिल्कुल चैन बर्बाद करके रख दी है। वो कहता है कि ये जो नेट है ये फ्री नहीं है, फ्री आप लोग हैं, क्योंकि वो आपको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इन डिवाइसेस से आउट रहना चाहिए, ताकि हम भरपूर जिंदगी गुजार सकें। तो वो दूसरी बात ये भी करता है कि इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। जब टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो यही टेक्नोलॉजी आपकी कामयाबी को हकीकत में बदल के रख देगी। ये तो उसका एक और पार्ट हो गया। अभी इसका इंटरेस्टिंग पार्ट सुनिएगा। वो ये है इंटरेस्टिंग पार्ट, वो कहता है कि 4 इंटीरियर एम्पायर्स, आपकी जो अंदर है उसके अंदर 4 सल्तनतें हैं, 4 एम्पायर्स हैं, कुवतें हैं, ताकतें हैं। आप उसको पहचाने तो कभी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं होगा। अब स्ट्रेस की अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं कि स्ट्रेस होता क्यों है, वजह क्या होती है कि हम हमेशा बाहर की जिंदगी को देख रहे होते हैं, अंदर की जिंदगी में कभी हमने छलांग ही नहीं लगाई, जाती नहीं मारी। अब उसकी भी 4 एम्पायर्स हैं, 4 सल्तनतें, कुवतें और ताकतें आप कह लें। अब हम सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, हम सिर्फ एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं जो रियल में कामयाबी नहीं है। अब मैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि डिप्रेशन की आसान सी डेफिनेशन क्या है, तो लाइबा जरा सुनिएगा डिप्रेशन की आसान सी डेफिनेशन। जब आपकी अंदर की जिंदगी बाहर की जिंदगी से मैच ना करे, जब आपके अंदर जो चीज चल रही है वो बाहर से मैच ना करे, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो, दिस इज डिप्रेशन। आपको डेफिनेटली डिप्रेशन हो जाएगा। आपके अंदर चल कुछ हो रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है, मांगते कुछ और हैं, और दोनों का आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जाहिर बात है आप
डिप्रेशन का शिकार होंगे, तो डिप्रेशन की वजह से हमारी जो अंदर की जिंदगी, अंदर की सल्तनत है, वो बड़ी डिस्टर्ब होती हैं। तो रॉबिन शर्मा इसमें कहते हैं कि कम से कम आप अपने अंदर के जो फोर इंटीरियर्स हैं उस पर जरूर काम करें। और उस पर काम करने के लिए जैसे वो बताता है कि आप घर तामीर करते हैं, घर तामीर करते वक्त आप एक्सटीरियर से ज्यादा इंटीरियर डिजाइनिंग पे काम करते हैं कि घर का अंदर जो है वो ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। सेम उसी तरह हम लोगों को भी बाहर की जाहिरी खूबसूरती से ज्यादा अंदर की खूबसूरती, अंदर के सुकून, अंदर की खुशी पे काम करना चाहिए। और आगे भी उसके फिर उन्होंने चार बताए। पहला सेट, अपने माइंड सेट पे काम करना चाहिए। अब सुबह सवेरे 1 घंटे में आप अपने माइंड सेट पे काम करेंगे, और मैं भी, मेरी टीम साथ जाती है तो मैं उन्हें से एक गुजारिश करता हूं कि ये जो हम माइंड सेट पे काम कर रहे हैं, इसमें खुदारा एक बात याद रखिएगा, पॉलिटिकल इश्यूज शुड नॉट बी डिस्कस्ड, सोशल इश्यूज शुड नॉट बी डिस्कस्ड। सिर्फ आपने इस घंटे में आइडियाज पे बात करना है। वजह क्या होती है कि आपने अपने माइंड सेट पे काम करना होता है। आपने माइंड सेट क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग जो है बड़ा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर रहा होता है। आप जिस तरह लोगों के बारे में ख्याल सोचते हैं, वैसा ही तर्ज जिंदगी अपना लेते हैं, वैसा ही आपका लाइफस्टाइल होता है। तो आप ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएं जिसमें आप पॉजिटिव सोचें, आप बिल्कुल नए नए थॉट्स आपके हों। तो आपने अपने माइंड सेट पे काम करना होता है। उसके बाद जो दूसरा सेट है, उसमें होता है वो आपका हार्ट सेट, दिल के सेट पे काम करना होता है। उसमें ये होता है कि आप, मैं मिसाल देता हूं, मैं रास्ते में जाता हूं तो मैं लोगों को कम से कम अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, अच्छी अच्छी चीजें, नेचर को हम करीब से देखते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह हमें कितनी नेमतों से आपने नवाजा है, हमने कभी इस नजरिए से चीजों को देखा ही नहीं है। तो वो आप अपने हार्ट सेट पे काम करते हैं। और तीसरा जो है वो है आपका हेल्थ सेट। आप जाहिर है एक्सरसाइज भी करते हैं। आप अगर बहुत ज्यादा वजन आपका बढ़ गया है तो वजन को रिड्यूस करने के लिए भी काम करना होता है आपको। चंद जो है हैवी किस्म की एक्सरसाइजें करनी पड़ती हैं ताकि आपका वजन भी कम हो सके। मैं रिसेंटली एक बात बता रहा था उस दिन सेशन में कि मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे जानने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे एक बिजनेस टाइकून से मुलाकात हुई, तो मुझे बड़ा प्राउड ही लगा। तो वो कभी नीचे उतर के मुझे उन्होंने कभी हाथ नहीं दिया, लेकिन मुझे बाद में पता चला, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, उस शख्स पे रहम खाने को भी दिल का चाहा कि वो बेचारे नीचे नहीं उतर सकते, इतने ज्यादा हेल्दी हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जितने तक अगर आपकी सेहत नहीं है तो दुनिया जहान की दौलत आपके पास है तो आप उस दौलत को एंजॉय नहीं कर सकते। तो कम से कम इस 1 घंटे में आपने अपनी हेल्थ सेट पे भी काम करना होता है। और चौथी है जो मेन चीज है, आपकी सोल सेट। अब इस सोल सेट का ताल्लुक क्या है? ये आपकी रूह के साथ है, ये आपको खुशी और तस्कीन देती है। और इस रूह का ताल्लुक कहीं ना कहीं स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ है। हम लोग इस मशीनरी लाइफ में रह रहे हैं, सारा दिन ये फाइनेंस के पीछे पड़ते रहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे पड़ते हैं, ज्यादा कमाओ ज्यादा कमाओ, लेकिन अपने सोल के लिए 1 मिनट, रूह की तस्कीन और खुशी के लिए 1 मिनट भी नहीं निकाल पाते। आप यकीन करें कि मैं उस 1 घंटे में, अभी मैं सोल सेट पे आपसे एक बात डिस्कस करने वाला हूं कि जब हम उस 1 घंटे में निकलते हैं तो मेरे जो कोलीग्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको मैं ये बताता हूँ, घर से निकलते हुए जॉगिंग पे जाके वापस जब हमें आना होता है तो हमने 30 लोगों को सलाम करना होता है। ये हमारी कॉन्शियस एफर्ट है। 30 लोगों को सलाम किए बगैर हमने घर में दाखिल नहीं होना होता। अब ये होता क्या है कि ये हम कॉन्शियस तौर पे, कॉन्शियसली हम अपने सोल सेट पे काम कर रहे हैं, जिसका कनेक्शन स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से होता है। अगर आप, अभी स्टार्ट में हमें थोड़ा सा फील हुआ, हम हर किसी को सलाम किया करते थे, किसी का रिस्पॉन्ड किसी ने किया किसी ने ना किया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि जिन जिन को हम सलाम किया करते थे अब वही हमारे उसमें इंतजार में खड़े होते हैं कि ये टीम गुजरेगी यहाँ से और हम उन्हें सलाम किया करेंगे। इससे होता क्या है, आपकी रूह को खुशी मिलती है, आपकी अंदर की जो शख्सियत है, जो अंदर इंसान बैठा है, उसको बड़ा सुकून मिलता है। और दूसरी बात, आप रास्ते में जाते हैं, कोई चीज उठा के साइड पे रख देते हैं, आप किसी की हेल्प करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, तो इससे भी आपको सुकून मिलता है। तो ये पूरी एक कॉन्शियस एफर्ट होती है जब आप रास्ते में जाते हैं, छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें आप शेयर करें, अच्छे अच्छे काम करें, लोगों को सलाम करें, इससे बड़ा एक जबरदस्त इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। सर एक क्वेश्चन है कि अगर कोई पेशेंट एक्सेप्ट ना करे
कि उसको कोई मेंटल इलनेस है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या सिम्टम्स है कि हम जज कर सकते हैं कि उसको मेंटल इलनेस है? अच्छा, ये उसमें ये बड़ा जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन आपने किया। इसमें पेशेंट आपके पास आएगा, उससे चंद चीजें पूछनी पड़ेंगी। वो सबसे पहले तो बताएगा मुझे भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपिटाइट, बिल्कुल मुझे भूख नहीं लगती। वो सिर्फ आपको मेंटल सिम्टम्स बता रहा होता है, लेकिन वो शायद ये बताना चाह रहा होता है कि मुझे कोई बीमारी है, मेरा कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लेकिन अगर डॉक्टर सही समझने वाला हो तो उसको पता हो कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो उसमें तो पहले बताएगा लॉस ऑफ एपिटाइट, बिल्कुल भूख उसे नहीं लगेगी। वो बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती है, एक निवाला खाता हूँ पेट भर जाता है। दूसरा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी जी। चीज में दिलचस्पी ना लेना। फर्ज करें एक शादी है, और शादी पे जहाँ पे हर लड़के जो है, यूथ है या दूसरे लोग हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि वहां पे हल्ला गुल्ला किया जाए, खुशी का इजहार किया जाए, एक दूसरे के साथ अपनी कामयाबियां शेयर की जाए। लेकिन ये ऐसा पेशेंट होगा, इसको खुशी के साथ कोई लेना नहीं देना होगा, ये बड़ा रिजर्व रहेगा, अपने आप को बिल्कुल तन्हाई में रखना पसंद करेगा। दूसरी तो ये है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल अपने आप को तन्हाई में ले जाएगा। और तीसरा जो है वो उसको ख्याल भी, बस आपको आप उसको ख्याल भी आ सकते हैं, रात को सोते वक्त ख्याल आ सकते हैं। जिस तरह अभी कोरोना में मेरे पास बहुत से पेशेंट आएंगे, डॉक्टर साहब मुझे मरने के बड़े ख्वाब आते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मर जाऊंगा, ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई फंदा गले में फंदा डाल के मार देगा, ऐसा लगेगा जैसे मैं कल ही मरने वाला हूँ। तो ऐसे उसको ख्याल आएंगे। और दूसरा, उसका खुदकशी करने को दिल चाहेगा, उसे दुनिया की लज्जतों, दुनिया की आसाइशें, दुनिया की ये जितनी भी रौनकें हैं उसके सामने बेरंग होंगे। वो कभी कभार खुशी पे भी अब मातम की बातें कर रहा होगा। और इस तरह की बहुत सारी निशानियां हैं जो उसके, माइग्रेन अटैक बहुत ज्यादा होंगे, उसके सर में शदीद दर्द होगा, हर वक्त सर पकड़ के बैठेगा, मैंने तो बहुत सारी मेडिसिन ली है लेकिन मेरा सर दर्द नहीं ठीक हो रहा। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मसाइल जो आपके सामने आते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये मेंटल इलनेस है। इसके साथ मेडिसिन को नहीं जोड़ा जा सकता, इसको सुना जा सकता है, इसको मसले का हल बताया जा सकता है, इसको एक ही वक्त में इसको साथ दोस्ती की जा सकती है। तो मेरा भी यही जो पेशेंट ऐसे मेरे साथ आते हैं, तो मैं उनके साथ 1 घंटा गुजारता हूँ। मैं कहता हूँ 1 घंटा मेरे साथ गुजारो, ताकि मुझे आपको तकरीबन सब कुछ पता चले कि आपको दवाई देने की जरूरत है या आपको कंधा देने की जरूरत है। सही। जी लाइबा। सर, एक और चीज पूछना चाहूंगी कि अगर कोई पेशेंट खुद ही एक्सेप्ट ना करे कि उसको मेंटल इलनेस है, तो उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? क्योंकि कभी कभार कुछ होता है कि लोग कहते हैं भाई मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे तो कोई डिप्रेशन नहीं है। तो किस तरह से किसी को इस जब ये सिचुएशन आता है तो किस तरह से उसको करा जाएगा क्योर? लाइबा, बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया, दो तरीके हैं, एक साइकेट्रिस्ट के हैं और एक साइकोलॉजिस्ट के हैं। लेकिन जब एक बंदा जी। बायोलॉजिकल उसके काज ना हो, साइकेट्रिस्ट का ना हो, अगर साइकोलॉजिस्ट के हो, तो फिर उसकी सोच पे काम करना चाहिए। उसकी सोच को बदला जा सकता है, क्योंकि सोच एक वाहिद चीज है जिसको बदला जा सकता है, अच्छी अच्छी बातों से, पॉजिटिव थॉट से बदला जा सकता है। उसको उस जी। एनवायरनमेंट से निकाला जा सकता है, उसके साथ कुछ वक्त गुजारा जा सकता है, उसको नई जगह पे लेके जाया जा सकता है जहां पे उसको नया सोचना। क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे होते हैं, जो चीजें हम डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मैं समझता हूँ नया माहौल, नया सोचना सिखाना, नई नई चीजें उसके सामने लेकर आना, तब जाके उसको बदला जा सकता है। ये एक बिल्कुल एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन इसको जो है, उसको कंपनी देकर, उसको सुनकर, उसका माहौल चेंज कर, उसको नया सोच, उसको सोचना सिखा के, मैं समझता हूँ बदला जा सकता है। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी मैं क्योंकि बस टाइम हमारा खत्म हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि आजकल के मेंटल हेल्थ को देख के, मेंटल इश्यूज को देख के, आप यूथ और जो हमारी यंग जनरेशन के डिप्रेस रहते हैं बच्चे, स्ट्रेस में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टडीज, और आजकल जिस तरह का पेंडेमिक चल रहा है, तो घर में बैठे बैठे भी लोग बहुत तंग आ गए हैं। तो उनको लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो कैसे अपना क्वारंटीन कंज्यूम कर सकते हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इस मामले में तो मैं दो चीजें जो मैं अक्सर अपने यूथ के लिए उनको सजेशन देता रहता हूँ, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके मैं ये बात अक्सर बताता रहता हूँ, क्योंकि मेरा क्या नजरिया और मेरी सोच जो है, आवाज मेरी कासिम अली शाह आ रही आवाज आ रही है है? आपको? आवाज आ जी। रही है आपको लाइबा? लाइबा, आपको आवाज आ रही है मेरी?
हेलो, जी, जी। आवाज आ रही है मेरी लाइबा आपको? हेलो लाइबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? सर आ रही है। अच्छा, अच्छा लाइबा, उस हेलो, सर आप आवाज आ रही है लाइबा मेरी आपको? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? सर आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज? शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आ जी बिल्कुल, मुझे रही आपकी सर। आवाज आ रही है। मुझे आपकी बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा ठीक। जी, लाइबा, मैं जी। इस मामले में ये कहना चाह रहा था कि मेरी पहली तो गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वो ये गुजारिश है कि किसी भी तरीके से हो सके तो वो व्हाट्सएप, फेसबुक और जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनके साथ मुज़ाकरात करें, और जितने भी टेक्निकल इश्यूज हैं, सोशल जो लिंक्स है हमारे, इस पे कमाने के, अर्निंग की जो है लिंक्स है, उसके मामले में हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल इनके साथ मुज़ाकरात करें, ताकि हमारा जो अर्निंग की टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं पाकिस्तान में उसको, उस पर काम किया जा सके, उनको सॉल्व आउट किया जा सके। वजह क्या है कि पाकिस्तान में इतने मौके बच्चों के लिए नहीं है। वो अपना कीमती वक्त इस वक्त, यकीन माने, मैं आपको यहाँ पे मुझे कहना नहीं चाहिए या अपने दिल की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि जिन जी, बच्चों को मैंने देखा था कि वो मोटिवेशनल वीडियोस, वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे, पिछले 5 महीनों से वहां पे मौजूद नहीं है। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वो सारे बच्चे इस वक्त पबजी पे शिफ्ट हो चुके हैं, टिकटॉक पे शिफ्ट हो चुके हैं, अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। इस वक्त को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, लेकिन वो वक्त जाया कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई अर्निंग भी तो नहीं है, दुनिया शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन हमारी यूथ सर। वक्त अपना जाया करे। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा इस टेक्निकल इश्यूज पे बात करें, उस पे उनको हल किया जाए, ताकि अपॉर्चुनिटीज हमारी यूथ के लिए पैदा की जा सके। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो तालीम हमें इस मुल्क में दी जा रही है, माजरत के साथ, जो तालीम जी, जिसको हम कामयाबी और खुशहाली समझते हैं, वो हमने भी यही समझा था कि शायद ज्यादा पढ़ लिख के, ज्यादा अच्छे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में ज्यादा खर्चे अखराजात और डिग्रीज हासिल करने के बाद शायद हम कामयाब और खुशहाल हो जाएंगे। तो यकीन माने कि आला डिग्रीज, आला जहानत, आला नंबर्स का खुशहाली और कामयाबी में किरदार, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, सिर्फ पंद्रह जी। परसेंट है, नथिंग मोर देन दैट। 15% से ज्यादा राइट। नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से पूरी दुनिया, स्पेशली पाकिस्तान, हमारी जो वजारत है एजुकेशन की, ये मिनिस्ट्री जो है, ये भी 15% पे पूरा बजट खपा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, 85% क्या है? सॉफ्ट स्किल्स है। ठीक जी, है, ऐसे इश्यूज है जिन पे बात ही नहीं की जा रही। हमारा बच्चा जब इतनी आईटी का एक्सपर्ट होके इन सारी चीजों के बाद अच्छी डिग्रीज लेके जब निकलता है बाहर फील्ड में, वो गूंगा होता है, उसे सॉफ्ट स्किल का पता ही नहीं होता, उसे इंटरव्यू लेना देना ही नहीं आता। तो वजह क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बजट पहली बात तो है नहीं लगाया जा रहा हो। दूसरी बात, अगर लगाया भी जाता है तो 85% को छोड़ के सिर्फ 15% पे लगाया जा रहा है। उस 15% में आप ये तवक्को करोगे कि हमारे कोई साइंटिस्ट बनेंगे, हमारे कोई नोबेल प्राइज लेंगे, तो उसमें एक सबसे बड़ा गैप मैं समझता हूँ यही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कि तालीम को थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाहिए। और दूसरा, जो हमारी सोशल मीडिया के इश्यूज हैं, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इन अपॉर्चुनिटीज को भी गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियस होना चाहिए। जी लाइबा। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, आपने बिजी रूटीन में से। बहुत अच्छा थैंक लगा यू, आपसे थैंक बात करके, और हमारे नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। सो मच। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
आज का शो में आपने देखा कि हमने मेंटल हेल्थ के हवाले से बात की। आई होप कि आप सबको शो बहुत पसंद आया होगा और कुछ सीखने को भी ज़रूर मिला होगा। हमारी यही एक आगे है कि हम ऐसे शोज लेकर आएँ जिसमें हम आपको कुछ सिखाएँ, कुछ आप इंफॉर्मेटिव हासिल कर सकें। तो आप सब हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और इंशाल्लाह हम फिर हाज़िर होंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। तो जब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।